वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। तो आइए बात करते हैं डेली करंट अफेयर्स के बारे में। माफ़ कीजिए, कुछ कारणों की वजह से मैं 17 के बाद से आपको करंट अफेयर्स दे नहीं पाया हूं। तो 17 से लेकर आज तक के यानी कि 23 सितंबर 2020 तक के करंट अफेयर्स मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूं। ये वो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं जो आगे आने वाले आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन का रूप लेकर आपके सामने आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कपिला वात्स्यायन जी के बारे में, जिन्हें ग्रैंड मैट्रियार्क ऑफ कल्चरल रिसर्च भी कह सकते हैं। आप इन्हें एक कल्चरल रिसर्चर भी कह सकते हैं। इंडियन कल्चर को इनका बहुत ही ज़बरदस्त योगदान है। एक तरह से इंडियन कल्चर को इन्होंने काफ़ी अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, उसको काफ़ी बढ़ावा दिया है, काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है। स्पेशली इंडियन डांस फॉर्म्स, कई इंडियन डांस फॉर्म्स तो इन्होंने खुद भी सीखी हैं। इन्हें इंडियन डांस फॉर्म्स में रिसर्च के लिए पद्म विभूषण दिया है। इन्होंने इंडियन डांस फॉर्म का एक नया ही एंगल, एक साइंटिफिक एंगल पेश किया था उन ज्योमेट्रिक फिगर्स को एक्सप्लेन करते हुए जो इंडियन डांस फॉर्म्स में यूज़ की जाती हैं। तो कपिला वात्स्यायन जी का निधन हो गया हाल ही में 92 साल की उम्र में, 92 ईयर्स की एज में। आगे हम बात करते हैं ब्रू ट्राइब के बारे में। देखिए, आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में ये आ सकता है कि ब्रू ट्राइब कहाँ की ट्राइब है या कहाँ ये पाई जाती है। तो हाल ही में ये चर्चा का विषय रहा है। असल में मिजोरम में जो ब्रू ट्राइब के मेंबर्स रहते थे, जो ब्रू ट्राइब रहती थी, वो 1997 से 1997 से ही इथनिक वायलेंस का शिकार थी। एक तरह से वहाँ पर जो है इनके विरुद्ध जातिगत हिंसा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसी वजह से उस समय बहुत से जो ब्रू जनजाति के जो लोग हैं, तकरीबन 35,000 लोग जो हैं वो वहाँ से भाग निकले और इन्होंने शरण ली त्रिपुरा में। अब ये त्रिपुरा की सरकार से अपने हक मांग रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से अपने हक मांग रहे हैं। इसीलिए हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा और गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम, इन्होंने तीनों ने मिलकर यह फैसला किया है कि इन्हें त्रिपुरा के अंदर रीसेटल कर दिया जाएगा। तो फिर इसमें समस्या क्या है? इसमें समस्या है त्रिपुरा के लोग, और जिनमें त्रिपुरा की ब्रू ट्राइब भी शामिल है, यानी कि ब्रू जनजाति जो त्रिपुरा में पहले से रहती है वो भी इसमें शामिल है। वो अपोज कर रहे हैं बेसिकली इनकी रीसेटलमेंट को। उनका कहना है कि यदि इन्हें यहाँ रीसेटल किया जाता है, यदि इन्हें यहाँ रहने के लिए जगह दी जाती है, तो इससे जो झूमिंग फार्मिंग है वो बहुत ही गलत तरीके से प्रभावित होगी। झूमिंग फार्मिंग क्या होती है मैं आपको बता दूं। तो झूमिंग फार्मिंग एक स्लैश एंड बर्न टेक्निक है फार्मिंग की। इसके अंदर पेड़ों को काट के और जलाया जाता है। जो जले हुए पेड़ हैं वो एक तरह से खाद का काम करते हैं और वहीं फिर जो है बुआई कर दी जाती है और फसल उगा ली जाती है। झूमिंग कल्चर एक पुराना स्टाइल का कल्चर है, इसीलिए इसे मेंटेन किया जा रहा है। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है एनवायरनमेंट के लिए उतना, क्योंकि इससे जंगल कटते हैं रेगुलरली और इसीलिए बहुत ज़्यादा बढ़िया टेक्निक नहीं मानी जाती है। बहुत ही प्रिमिटिव टेक्निक है, बहुत पुरानी टेक्निक है। लेकिन फ़िलहाल ये टेक्निक जो है असम, मिज़ोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल के इलाके में फॉलो की जाती है। वहाँ के रिमोट एरियाज़ में ये टेक्निक देखी जाती है। तो इनका कहना है, त्रिपुरा के जो लोग हैं इनका कहना है कि अगर मिज़ोरम की इस रेफ्यूजी ब्रू ट्राइब को अगर आप यहाँ रीसेटल करेंगे तो इससे झूमिंग कल्चर के ऊपर, झूमिंग फार्मिंग के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसके ये अगेंस्ट है। इन्होंने इसीलिए कलेक्टर को वहाँ पर ज्ञापन भी सौंपा है, एक तरह की एप्लीकेशन भी दी है। ब्रू ट्राइब के और नाम भी हैं जैसे रियांग या टुईकूक। तो ये आपके एग्जाम में सवाल इस तरह से आ सकता है कि रियांग ट्राइब किसको बोल सकते हैं या टुईकूक किस ट्राइब को बोलते हैं, या फिर ब्रू ट्राइब कहाँ की ट्राइब है। हाल ही में ये जो चर्चा का विषय रहा है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं नई कोविड वैक्सीन के बारे में, जिसके लिए रशिया के साथ में हाल ही में इंडिया की एक जो फर्म है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, ये बहुत ही फेमस फर्म है इंडिया की, और इन्होंने एक जो है पैक्ट साइन किया है रशिया की जो रशिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट RDIF है इनके साथ में। और इस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक। ये जो स्पुतनिक वैक्सीन है इसकी सप्लाई और इसकी टेस्टिंग के रिगार्डिंग जो है ये पूरा पैक्ट है। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग शामिल नहीं है, यानी कि भारत किसी किस्म की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा। डॉक्टर रेड्डीज की जो लेबोरेटरी है ये किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी, मगर जो है टेस्ट जरूर करना है इन वैक्सीन को। उसी के साथ साथ तकरीबन 1 मिलियन जो वैक्सीन है हिंदुस्तान को सप्लाई की जाएगी इस पैक्ट के तहत। आगे बात करते हैं ट्रेड डेफिसिट के बारे में। ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। भारत ने हाल ही में चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट था इसे कम किया है।
ये ट्रेड डेफिसिट जो है 13.1 बिलियन का था, जिसे हाल ही में 5.5 बिलियन तक नीचे ले लिया गया है। तो ये ट्रेड डेफिसिट होता क्या है, ये आपको सबसे पहले पता होना जरूरी है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो बैलेंस रहता है, वो बैलेंस अगर खराब हो जाता है तो ट्रेड डेफिसिट बन जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आप चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और चाइना को कम एक्सपोर्ट करते हैं तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है। लेकिन अगर आपका एक्सपोर्ट टू चाइना अगर बढ़ता है और इंपोर्ट कम हो जाता है तो ट्रेड डेफिसिट कम हो जाता है और इसे ट्रेड सरप्लस कहते हैं। इसका फर्क क्या है? सीधे तौर पे अगर मैं बात करूं तो अगर आप चाइना से खरीद रहे हैं तो आप चाइना को पैसा दे रहे हैं, और अगर आप चाइना को बेच रहे हैं तो आप चाइना से पैसा ले रहे हैं। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि पैसा जो है लेना ज़्यादा अच्छा है, यानी कि एक्सपोर्ट करना इज़ गुड और इंपोर्ट करना इज़ बैड। यानी कि ये मतलब इंपोर्ट का मतलब ये है कि हम एक तरह से चाइना पर डिपेंडेंट हैं। तो ये डिपेंडेंसी कम होना भी दिखाता है ट्रेड डेफिसिट का कम होना। ये बहुत ही अच्छी खबर है। अगली बात करते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है आप सभी अब तक जान गए होंगे वैसे तो, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है हमारी नई पार्लियामेंट के बारे में। अब वो अलग बात है कि हमारी इकोनॉमी के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, मगर बैठने के लिए हमारे जो सांसद हैं उन्हें नई पार्लियामेंट चाहिए। तो चलिए भाई इस नई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में हम बात कर लें। तो इसकी जो लोएस्ट बिड है वो लगाई है टाटा ने। देखिए जब भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जब कॉन्ट्रैक्ट जो है डिसाइड हो रहा था तो उसमें बिड्स लगती हैं, तो अलग अलग फर्म्स ने अपनी अपनी बिड्स लगाई हैं और इसमें सबसे लोएस्ट बिड लगाई है टाटा ने। टाटा का कहना है कि 861 करोड़ में ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दे देंगे गवर्नमेंट को, और उसी के साथ साथ कंस्ट्रक्शन के साथ साथ 5 साल का मेंटेनेंस भी अवेलेबल करवाएंगे। तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की खबर थी कि भैया सबसे लोएस्ट जो बिड लगाई है वो 861 करोड़ की लगाई गई है टाटा की तरफ से। ये देखिए बड़ी ही आलीशान फोटो है आपके सामने, एनिमेटेड फोटो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, आपको दिख रही होगी। अगली न्यूज़ है विस्टारा के बारे में। विस्टारा एक इंडियन एयरलाइंस है और पहली बार कोई इंडियन एयरलाइंस जो है वो वाईफाई की फैसिलिटी अवेलेबल करवाएगा फ्लाइट के अंदर, यानी कि उड़ती फ्लाइट में अब आप वाईफाई यूज़ कर सकेंगे। पहले ये फैसिलिटी नहीं थी। और शुरुआत में ये फैसिलिटी किसे दी जाएगी? तो देखिए शुरुआत में बोइंग 7879 एयरक्राफ्ट जो है इनकी फ्लीट को दी जाएगी। इसमें 43 प्लेन्स अवेलेबल हैं इस फ्लीट के अंदर और इसी फ्लीट को सबसे पहले ये फैसिलिटी मिलेगी। ये जो है परमिशन लेनी पड़ती है पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से कि भाई इंडियन स्पेस के अंदर आप वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। 2018 में ये परमिशन ले ली गई थी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से। तो अब जो है वाईफाई का इस्तेमाल जो है इंडियन स्पेस में किया जा सकता है। पैसेंजर्स जो हैं इस वाईफाई को एक्सेस कर सकते हैं जब फ्लाइट उनकी 3000 मीटर्स की ऊंचाई के ऊपर जब पहुंच जाएगी, तभी पैसेंजर्स जो हैं इस वाईफाई सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं पहली बार मनाए गए इंटरनेशनल इक्वल पे डे के बारे में। देखिए पहली बार इंटरनेशनल इक्वल पे डे जो है वो मनाया गया है 18 सितंबर 2020 को। अब ये है किस बारे में? देखिए पूरी दुनिया के अंदर ही देखा जाता है कि जो इक्वल वर्क है उसके लिए इक्वल पे नहीं मिलता है कई बार। जैसे खासकर ये जेंडर्स में ज़रूर देखा जाता है, महिलाओं को उसी काम के पैसे कम मिलते हैं जबकि पुरुषों को उसी काम के पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो ये बड़ी एक दिक्कत वाली बात है। तो इसीलिए ये जो है इक्वल पे डे जो है पहली बार मनाया गया इस बार 2020 में 18 सितंबर को, और इसे ऑर्गेनाइज किया था इक्वल पे इंटरनेशनल कोलिशन ने, एपिक ने। और एपिक ने इसे वर्चुअली जो है लिया है, जैसे बाकी के जो प्रोग्राम्स हैं उन्हें वर्चुअली जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसी तरह से ये भी वर्चुअली ही सेलिब्रेट हुआ है थैंक्स टू कोविड-19। क्या कर सकते हैं। खैर देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिकली अगर जो है पूरे मार्केट को वापस से उठाना है, क्योंकि हाल ही में देखा गया है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से पूरा मार्केट जो है वो नीचे आ गया है, बहुत ही नुकसान हुआ है पूरी दुनिया में, सभी देशों को बहुत ज़बरदस्त लॉस हुआ है। और रिकवरी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम बराबर जो है पे करें, चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों। उस एक जैसे काम के लिए हमें बराबर पे करना है, तभी हम रिकवर कर पाएंगे। ये इस भावनाओं को जो है एनकरेज करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए ये इक्वल पे डे जो है सेलिब्रेट किया गया है।
आगे हम बात करते हैं वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे के बारे में, जिसे भी 18 सितंबर को ग्लोबली जो है सेलिब्रेट किया गया है। वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे है, ये 2003 से ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसका मकसद क्या है? बेसिकली इसका मकसद ये है कि आप अपने वाटर रिसोर्सेज की तरफ देखिए कि किस तरह से वो खराब हो रहे हैं, किस तरह से उनका गलत प्रकार से दोहन हो रहा है, यानी कि बहुत ही गलत यूज़ हो रहा है, उनका जो है बहुत वेस्टेज हो रहा है, उन्हें गंदा भी किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को जो है एक तरह से इंपॉर्टेंस देने के लिए कि ये सब पब्लिक ना करे, पब्लिक के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये दिन जो है मनाया जाता है। तो इसमें जो है हर उम्र के लोग ऑब्जर्व करेंगे अपने लोकल रिवर, लोकल एस्चुरीज और जो बाकी के जो वाटर रिसोर्सेज जो उनकी रेंज में है उन्हें ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि लोग किस तरह से उनका इस्तेमाल करते हैं। इस बार का जो ये वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे सेलिब्रेट किया है, इसकी थीम थी सॉल्व वाटर। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि 2020 में जो वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे मनाया गया है, इसकी थीम क्या थी। आगे बढ़ते हैं। 18 सितंबर बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन है। देखिए 18 सितंबर को कई सारे डेज जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब देखिए वर्ल्ड बैम्बू डे भी 18 सितंबर को ही मनाया गया है ग्लोबली। वर्ल्ड बैम्बू डे क्यों मनाया गया है? ताकि बैम्बूज की इंपॉर्टेंस हम समझ सकें और डेली लाइफ में इनका जो इस्तेमाल है उसे और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, इन्हें और ज़्यादा उगाया जा सके। और इस दिन की जो थीम थी 2020 के वर्ल्ड बैम्बू डे की जो थीम थी वो थी बैम्बू नाउ। तो ये भी आपके सवाल आ सकता है कि 2020 के वर्ल्ड बैम्बू डे की थीम क्या थी। आगे हम बात करते हैं एशिया गेम चेंजर्स अवार्ड 2020 के बारे में। हाल ही में ये एशिया गेम चेंजर्स अवार्ड जो है वो जो 2020 का है, जो दिया गया है शेफ विकास खन्ना जी को। ये जो शेफ हैं विकास खन्ना, ये मैनहट्टन न्यूयॉर्क में रहते हैं। और ये अवार्ड इन्हें मिला क्यों है? देखिए ये वाकई में गेम चेंजर निकले। पूरे कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो लॉकडाउन जो लगा हुआ था, इस दौरान बहुत से लोग भारत में भूख से मर रहे थे। तो इन्होंने एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव चलाई अपने घर से, यानी कि मैनहट्टन न्यूयॉर्क से ही इन्होंने ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव चलाई और इन्होंने बहुत से लोगों का पेट भरा हिंदुस्तान के अंदर अपनी इस फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव के द्वारा। और इसीलिए इनको ये अवार्ड जो है दिया गया है एशिया सोसाइटी द्वारा। एशिया सोसाइटी एक यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इन ऐसे जो एशिया में जो हीरोज़ हैं, जो एशिया के डेवलपमेंट में अपना योगदान देते हैं, एशिया की ग्रोथ में अपना योगदान देते हैं, ऐसे हीरोज़ को एक तरह से ट्रिब्यूट देने के लिए, इन्हें एनकरेज करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और इस बार ये अवार्ड एशिया गेम चेंजर अवार्ड जो है 2020 का, ये दिया गया है विकास खन्ना जी को, जो कि एक शेफ हैं। आगे हम बात करते हैं अरुंधति रॉय की नई किताब के बारे में, जिसका टाइटल है आज़ादी। अगर पूरे टाइटल की बात करूं तो इसका नाम है आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन। बहुत ही बढ़िया किताब है और इसे पेंगुइन बुक्स लिमिटेड ने जो है पब्लिश किया है। ये बहुत ही बड़ा पब्लिशर है, आपने कई किताबों के ऊपर इसका नाम पढ़ा होगा, पेंगुइन बुक्स लिमिटेड। और अरुंधति रॉय को भी किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ही बड़ी ऑथर हैं और इन्होंने इस बार ये किताब लिखी है। बेसिकली किताब किस बारे में है? इस किताब में कई सारे एसेज, कई सारे निबंध हैं और वो निबंध आपको फ्रीडम का मतलब यानी कि आज़ादी के मायने समझाते हैं। देखिए इस ज़माने में इस किताब की बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये अथॉरिटेरियनिज्म का ज़माना है। ज़्यादातर सरकारें जो हैं वो अथॉरिटेरियन होकर जो है पेश आ रही हैं लोगों के साथ में, और इसीलिए लोग भूलते जा रहे हैं कि आज़ादी का असल में मतलब क्या होता है। तो ऐसे में ये किताब सोशली बहुत ही ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो इसे आप ज़रूर देखिए। आगे हम बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के बारे में, जो 21 सितंबर को मनाया गया है। 21 सितंबर 2020 को ये जो है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया गया है। और ये बेसिकली देखिए वर्ल्ड, इसके नाम से ही पता लगता है कि ये ग्लोबली जो है पीस को प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है। और करते क्या हैं? देखिए इस दिन 21 सितंबर को 24 घंटे के लिए नॉन वायलेंस और सीज फायर का पालन किया जाता है पूरी दुनिया में। देखिए करने वाले करते हैं, नहीं करने वाले नहीं भी करते हैं, क्या समस्या यही है। बट ये दिन ग्लोबली जो है मनाया जाता है और इस दिन जो है असल में सिस्टम ये होता है कि 24 घंटे तक कोई भी किसी भी तरह का वायलेंस आप नहीं करेंगे और बॉर्डर्स के ऊपर भी सीज फायर मेंटेन रहेगा। इस बार का जो ये डे था इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, इसकी थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर। तो ये भी सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, शेपिंग पीस टुगेदर। देखिए 19 सितंबर को इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे मनाया गया है। बहुत सारे दिन जो है इन 3 दिनों में आ गए हैं,
तो ये भी आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली आप समझ गए होंगे कि कोस्टल क्लीनअप डे क्या है। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे जो कोस्ट लाइन्स हैं हमारी, उनको क्लीन रखने के बारे में है, ताकि अवेयरनेस और ज़्यादा स्प्रेड करें कि देखिए गंदगी का ओशंस के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। तो हमें मेक श्योर करना है कि हमारी कोस्ट लाइन्स जो हैं, जो समुद्र के जो किनारे हैं, वो बिल्कुल क्लीन रहे, ताकि किसी भी तरह की गंदगी समुद्र में जो है ना जाए। इससे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट के ऊपर। ये दिन 1986 से ही मनाया जा रहा है। और एक विशेष बात है इस दिन की कि ये हर साल सितंबर के तीसरे सैटरडे को मनाया जाता है, यानी कि हर साल सितंबर का जो तीसरा शनिवार जो आता है उसको ये दिन मनाया जाता है। इस बार की जो इस दिन की थीम जो थी वो थी अचीविंग ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन्स, यानी कि हमें ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन्स को अचीव करना है। आज की जो हमारी आखिरी खबर है वो है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के बारे में। देखिए हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एक नई रिपोर्ट जो है रिलीज की है। ये वर्ल्ड रिपोर्ट जो है ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की रिपोर्ट है और इसमें भारत को 116वां स्थान मिला है। और ये 116वां स्थान कितनी कंट्रीज के बीच में मिला है, कितने देशों के बीच में मिला है, तो मैं आपको बता दूं 174 देशों के अंदर से 116वां स्थान भारत को मिला है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में। देखिए ये खुश होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है उसमें गिरावट आई। ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक के जो दो एक तरह से डिपार्टमेंट्स हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट प्रैक्टिस ग्रुप और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ग्रुप, इन दोनों डिपार्टमेंट्स के कोलैबोरेशन से ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। आखिरी बार ये रिपोर्ट 2018 में रिलीज हुई थी और इसमें भारत को 115वां स्थान मिला था। मैं आपको बता दूं कि जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है जब वो पावर में आई थी तो उसके पावर में आने से पहले यानी कि 2013 में यही सेम रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने निकाली थी और उसमें भारत का 78वां स्थान था। तो 78वें स्थान से लेकर 116वें स्थान तक की दौड़ कितनी मुश्किल रही होगी देखिए हमारी सरकार के लिए। तो ये हमारी प्रोग्रेस है, आप देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में बेसिकली रखा क्या पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट में कंट्रीज की जो प्रोडक्टिविटी है, उन कंट्रीज के जो लोगों के का इनकम लेवल है, यानी कि कितना उनकी कमाई है, कितना वो कमाते हैं, उसके अलावा उन कंट्रीज में हेल्थ केयर की व्यवस्था कैसी है, एजुकेशन की व्यवस्था कैसी, इस तरह के जो बहुत ही बढ़िया पैरामीटर्स हैं वो इस रिपोर्ट में रखे जाते हैं। और भारत इस रिपोर्ट में पूरी तरह फेल हो गया है। भारत की जो प्रोडक्टिविटी है, इनकम लेवल है, हेल्थ केयर लेवल है, एजुकेशन लेवल है, सब में गिरावट आई है, सब में भारत ने नीचे की तरफ मुंह कर लिया है। बिल्कुल ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए, लेकिन हालात यही हैं। हम 116वें नंबर के ऊपर हैं ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में। यदि गलती से एग्जाम में सवाल ये आ जाए तो आप लिख दीजिएगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।